नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर सूद सर हैं। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका। सूद सर, मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में वहां पहुंच गए हैं रशिया में, और चाइना के जो राष्ट्रपति है वो भी वहां पर आने वाले हैं। इतना बड़ा जो एक तरीके से सम्मेलन होने वाला है, वेस्ट को चुनौती देने वाला, इस जो ये प्रॉपर समिट होने वाला है, ब्रिक्स समिट 16, उसमें क्या निकल के सामने आएगा और क्या इसका मकसद सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, या फिर इनडायरेक्टली वेस्ट को चेतावनी के रूप में भी ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। इसका क्या मकसद है पूरा? देखिए, इसकी बड़ी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इकोनॉमिक की बात भी होगी, लेकिन ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन है जो अक्टूबर 21 से अक्टूबर 22 तक हुआ, ये कजान एक जगह है यूएस के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे होल्ड किया गया। इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अंदर, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इस टाइम पे बहुत से लोग, 34 कंट्री वहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, और भी बहुत सी कंट्री यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हैं। और एक्चुअली इस जो ब्रिक्स का एक पर्पस क्या है, क्योंकि एक G7 बना है जो आपके यूरोपियन कंट्री से बना के रखा, और वहां पे वो अपनी बातें करते हैं, अपनी प्रोग्रेस बात की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। तो वही जो सम्मेलन है, इसी तरीके से उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है रशिया, इंडिया और चाइना, बड़ी बड़ी कंट्री है। और ये जो सम्मेलन है जब होल्ड किया गया तो पीएम मोदी यहाँ पे रशिया गए हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंटली उसको वॉच किया जा रहा है, वर्ल्ड वॉच कर रहा है। क्योंकि पीएम मोदी अगस्त के अंदर गए थे रशिया में, पुतिन से मिले थे, वहां पे उन्होंने पीस की बात की, रशिया यूक्रेन वार खत्म करने की बात की। सितंबर में चले गए यूक्रेन, वहां पे भी उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की, और वहां पे भी बड़ी कूल अच्छे तरीके से बात की गई। लेकिन अब पीएम मोदी चले गए रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और पुतिन से जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी मिले हैं, इससे तो आग लग गई होगी यूएस वालों को स्पेशली, और नाटो कंट्रीज को। देखिए कैसे जप्फी डाल रहे हैं। जप्फी पप्पी जो है ना, पीएम मोदी का एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। अब किसने एक बार पूछा था एस जयशंकर से कि पीएम मोदी जप्फी को डालते हैं? कहते हमारा ये कल्चर है, हम जैसे आप किसी को किस करते हैं, हमारे कल्चर के अंदर नमस्ते किया जाता है, और जब क्लोज होता है उससे जप्फी डाली जाती है। ये तो हमारा एक सिस्टम भी बना हुआ है। आप भी देखते होंगे, जब भी हमारे बच्चे भी आते हैं तो चाहे लड़का हो लड़की हो, हम उनसे गले मिलते हैं। यही हमारा सिस्टम है, प्यार है हमारा, एक तरीका है। तो अब पीएम मोदी जो स्पेशली गए हैं, क्योंकि यूएस देखिए इंडिया को बहुत देर से टारगेट कर रहा है, कभी पन्नू, कभी निज्जर, कभी पाकिस्तान को कहता है टेररिस्ट भेजो, कभी बांग्लादेश के अंदर आके हमको तंग करता है, वहां की गवर्नमेंट को गिरा दिया ताकि इंडिया डिस्टर्ब रहे। और यहाँ पे जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत हुआ, ये जो लड़कियां हैं या जो लोग हैं, ये सारे के सारे रशियंस हैं। इन्होंने इंडियन साड़ी पहनी हुई है, और यहाँ पे गीता का भजन कर रहे हैं पीएम मोदी के सामने। और जब ये पुतिन से बात कर रहे थे तो देखो, पीएम मोदी से जब पुतिन बात कर रहे थे, जब पीएम मोदी बात कर रहे थे तो पुतिन ने कुछ बात की आपस में, तो उसके बाद उनके ट्रांसलेटर ने कुछ कहना शुरू किया। तो पुतिन ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज समझते हैं, क्या हम हिंदी इंग्लिश की बात नहीं करते, या रशियन पीएम मोदी नहीं जानते, लेकिन जो हमारे आपस में एक मेंटल टच है उससे हम समझ जाते हैं कि क्या बात कर रहा है। तो पीएम मोदी जोर से हंस पड़े, और जिस तरीके से यहाँ पे बात हुई है, इससे पूरा फेस पिघल गया होगा, घबरा गया होगा। स्पेशली बात कर रहा हूँ यूएस की, जो पिछले एक साल से इंडिया को टारगेट कर रहा है। और यहाँ पे जो मेन इश्यू डिस्कस किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, कि अब रशिया यूक्रेन वार खत्म होने के लिए पहल पीएम मोदी ने की थी, और अब वो और आगे बढ़ चुका है। और रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दे दी थी इससे पहले कि वो चाहते हैं कि जो पीस टॉक्स हो वो हो सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि उनके सऊदी प्रिंस से बहुत अच्छे रिलेशन है, ये पुतिन ने कहा था। और यहाँ पे जो ब्रिक्स की मीटिंग है, यहाँ पे सऊदी भी है, यूएई भी है, और बहुत सी और कंट्रीज है। और पीएम मोदी को जिस तरीके से यूएस रशिया ने प्रेस किया, पुतिन ने प्रेस किया कि ऐसा कोई लीडर नहीं है पीएम मोदी जैसा। अब कुछ दिन पहले क्या बात थी कि सितंबर 30 से लेके अक्टूबर 1 को अजीत डोभाल गए थे फ्रांस में, और फ्रांस में उनके जो डील थी डिफेंस की बात थी। लेकिन साथ में जो मेन इश्यू वहां डिस्कस हुआ कि उनकी मैक्रोन के साथ 1 घंटे तक मुलाकात हुई। क्या कोई किसी कंट्री का एनएसए किसी के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से 1 घंटे तक मिल सकता है, बात कर सकता है? 1 घंटे तक उनसे मैक्रोन ने बात की वेरियस इश्यूज के ऊपर। उन्होंने साथ में मैक्रोन ने कहा कि अगर यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वार है, रशिया यूक्रेन वार पे भी, मिडिल ईस्ट पे जो सिचुएशन चल रही है उस पर बात हुई। लेकिन कहा कि अगर पीएम मोदी, अगर कोई आदमी पीस ला सकता है,
रशिया यूक्रेन वार के अंदर, तो वो पीएम मोदी है, क्योंकि उनकी व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके ज़ेलेंस्की से बड़े अच्छे रिलेशन है, और इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे अब इंडिया दोबारा सामने आ गया, क्योंकि पहले बड़ा झटका लगा था पीएम मोदी को जब इलेक्शन के अंदर 240 सीटें आई थी, लेकिन अब पीएम मोदी बाउंस कर चुके हैं और यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा था। तो अब इंडिया दोबारा अपने पैर पे खड़ा हो गया और यूएस को बहुत बड़ा झटका है जो पीएम मोदी से उनकी मीटिंग हुई है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चाइनीज प्रेसिडेंट है। पीएम मोदी के पहले टेन्योर के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट से 12 बार मीटिंग हुई थी। 5 बार पीएम मोदी गए थे चाइना के अंदर, स्टेट विजिट पे भी गए, एक स्पेशल समिट बनाई थी जो ट्रेड की, उसके अंदर भी गए थे, क्योंकि उस टाइम पे चाइना ने पीएम मोदी को बुलाया क्योंकि यूएस उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था। तो और एक बार शी जिनपिंग इंडिया के अंदर आए थे। ये गुजरात की मीटिंग है जहां पे उन्होंने झूला झूला, बड़ी फेमस बात हुई थी उस टाइम पे। लेकिन जब यहाँ पे शी जिनपिंग थे तो इनकी फोर्सेस बॉर्डर पे इंडिया के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आ गई थी, 200 करीब फोर्सेस थी। तो पीएम मोदी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, बल्कि 2000 फोर्सेस को इमीडिएटली एयरलिफ्ट करके वहां पे उतार दिया और चाइनीज भाग गए। तो चाइना को हम सबक तो सिखाते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी की जो सबसे अच्छी बात है कि पीएम मोदी की 2 आंखें हैं, लेकिन 4 आंखें पीएम मोदी के पीछे हैं, पीछे भी देखते हैं, और पीएम मोदी अपने रिएक्शन नहीं शो करते। कभी उन्होंने चाइनीज पीएम से नहीं कहा कि आपकी फोर्सेस हमारे एरिया के अंदर आ गई है, उनको जवाब दे दिया उस तरीके से। और जब पीएम मोदी चाइना गए थे तो पीएम मोदी चाइना के दुश्मन वियतनाम विजिट किए थे उससे पहले, और विजिट के बाद वो साउथ कोरिया गए थे जिससे भी चाइना की दुश्मनी है, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट जब इंडिया आए थे तो वो मालदीव गए थे, श्रीलंका गए थे और सेशल्स गए थे। तो पीएम मोदी ने इसी तरीके से उनका काउंटर किया। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ये समिट में पीएम मोदी गए हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग तो होगी, मीटिंग में डिस्कशन चाहे कोई ना हो, क्योंकि चाइना ने डिसीजन ले लिया है कि हम अपनी फोर्सेस को बॉर्डर से विड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले टेन्योर के अंदर दोनों लीडर्स की 12 बार मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना ने अपने एग्रेसिव पोस्चर दिखाने शुरू कर दिए थे। पहले डोकलाम कर दिया, उसके बाद बॉर्डर पे अपनी फोर्सेस को भेज दिया इंडिया के सामने, और 5 साल से हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी थी एक दूसरे के सामने। लेकिन और यहाँ पे कुछ झगड़े भी हुए थे, लेकिन दोनों का 1980 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज का कि कोई वहां पे आर्म्स नहीं चलाएगा एक दूसरे के ऊपर, और दोनों उसके ऊपर पक्के टिके हुए हैं। कई बार चाइना ने कहा कि आप हमारी पीएलओ को तोड़ के दिखाओ, मतलब पहले जो चाइना की जो आर्मी है, तो यहाँ से स्टेटमेंट गई कि हमें तो कोई जरूरत नहीं पीएलओ को तोड़ने की, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इंडिया के अंदर आके दिखा दो। तो चाइना हमारे एरिया में घुस नहीं पाया तब से। राहुल गांधी जरूर उल बातें करते क्योंकि वो तो एजेंट है चाइना के, और बहुत से लोग कहते हैं, जैसे रवीश कुमार कहते हैं चाइना ने हमारा एरिया ले लिया। चाइना ने कोई हमारा एरिया नहीं लिया। अब चाइना ने अल्टीमेटली देख लिया कि 4 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, तो अपनी फोर्सेस विड्रॉ करो, क्योंकि चाइना चाहता था कि इंडिया से अच्छे रिलेशन डेवलप करना। और तब जयशंकर ने कहा इनसे कि अगर आपको रिलेशन अच्छे करने हैं तो बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ है उसको खत्म करो। और अब स्टैंड ऑफ खत्म हो गया, और जो पैंगोंग लेक है जहां पे इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, अपने अपने एरिया के अंदर पेट्रोलिंग करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ खत्म करो। और चाइना मान गया कि अल्टीमेटली बॉर्डर को पे स्टैंड ऑफ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। लेकिन अगर इंडिया और चाइना, हाँ अभी मैं आपने छोटी सी बात करूं, हाँ जैसे कि सॉरी आप पहले फिनिश कीजिए, उसके बाद मैं पूछता हूँ। हाँ, अगर इंडिया और चाइना आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि एक ग्रुप था RIC, रशिया इंडिया चाइना, उसकी मीटिंग भी बंद हो गई थी, आपस में हो रही थी। अगर एक ग्रुप आपस में दोबारा मीटिंग करता है तो बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज आएगा पूरे वेस्ट को और स्पेशली यूएस को कि उन्होंने तो ग्रुप बना लिया, और ये ग्रुप यूएस के खिलाफ ही काम करेगा, यानी कि अपने इंटरेस्ट देखेगा जिससे यूएस को नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि जब जिनपिंग भारत आए थे तो दूसरी तरफ से वो बॉर्डर से उनकी सेना ने घुसने की कोशिश की थी। तो अब एक तरफ जब वो कह रहे हैं कि स्टैंड ऑफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ पेट्रोलिंग के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट बन चुका है, क्या हम इन लोगों पर विश्वास कर सकते हैं अभी भी? क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, पहले इंडी चीनी बाई बाई हुआ, उसके बाद इन्होंने कैसे कब्जा ली गई थी भारतीय जमीन, और फिर उसके बाद ये फिर उनकी कोशिश दोबारा यही थी जब जिनपिंग यहाँ पे आए। अब राष्ट्रपति यहाँ पे है, तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्या? इसके लिए हमारी सेना कितनी प्रिपेयर है? देखिए, मेन बात है कि हम ये नहीं कहेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बॉर्डर पे देख लिया चाइना ने कि स्टैंड ऑफ चल रहा है और ये 4 साल चलता रहा, इंडिया इससे पीछे झुका नहीं, तो चाइना ने सोचा अल्टीमेटली कि हमें पीस तो करनी पड़ेगी। जैसे पहले भी हम एग्रीमेंट पे स्टैंड किए हुए हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, वो तो चल रहा है।
तो ये भी चलेगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अपनी चाइनीज फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस टाइम पे 50,000 फोर्सेस खड़ी हैं लेह लद्दाख के बॉर्डर पे। और जब पीस हो जाएगी, अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, तो एक मतलब क्या है कि हम अपने कम से कम आधी फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर पाएंगे, हम पूरी फोर्सेस नहीं विड्रॉ करेंगे। देखिए, हमने चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत तैयारी की है। जब चाइना करता था हिंदी चीनी भाई भाई, तो वो 60 की बात थी, और तब हम तैयार नहीं थे, हम उसी झांसे में पड़ गए। लेकिन अब हम झांसे में नहीं आ रहे उनके। ये मतलब नहीं है कि हमने वहां पे कह दिया कि हमारा एग्रीमेंट हो गया तो अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम हमारी फोर्सेस रहेंगी, हम पेट्रोलिंग जिस एरिया में करते थे 2020 से पहले वहां करेंगे, ये एग्रीमेंट हो गया तो करते रहेंगे। अगर चाइना फिर आंख दिखाएगा तो हम भी उसका मुकाबला कर लेंगे। ये तो नहीं है ना कि हमने उनको पीठ दिखा करके वापस आ जाएंगे। दूसरी बात है कि जब 1962 का वार हुआ था तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई रोड नहीं बने हुए थे। रोड तो हमने उसके बाद भी नहीं बनाए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनसे कहा कि आप रोड क्यों नहीं बनाते, तो जो उनके एंटनी साहब थे जो डिफेंस मिनिस्टर, वो कहते रोड बनाएंगे तो चाइना आ जाएगा। लेकिन अब हमने वहां पे अपनी फोर्सेस को खड़ा करके रखा है। इंडिया ने जब से पीएम मोदी आए तो 8 हमने ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पे हमारे प्लेन लैंड कर सकते हैं, फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं, जहां पे हमारी सप्लाई लाइन यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो C-295 प्लेन है वो लैंड कर सकते हैं। साथ में हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है। इसी तरीके से जो आपका लेह लद्दाख का एरिया, वहां पे भी भारत 3 ALG बने हुए हैं, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, जहां पे वही हमने पूरी तैयारी की हुई है। और मतलब हम यहाँ से फोर्सेस को विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन थिन कर देंगे जितनी जरूरत है, और तैयारी में रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर चलता है वो चलता है -20 -30 डिग्री विंटर के अंदर। तो एक एग्रीमेंट होने से अब मतलब क्या था कि देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने बात की कि मैं पीएम मोदी से मिलना चाहता हूँ, पीएम मोदी ने मिलने से मना कर दिया। तो जी जिनपिंग ने उनको प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया। लेकिन फिर जब डोवाल साहब गए थे चाइना के अंदर, तो तब उनकी मीटिंग हुई थी इनके फॉरेन मिनिस्टर से, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से, और तब कहा था कि यही डिस्कशन हुई बात, और उसके बाद कोई मीटिंग्स हुई और उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने का परमिशन दे दिया, ऑर्डर दे दिया। तो हम ये नहीं कहते कि हम आंख बंद करके बैठेंगे। देखो, जितनी आज डिफेंस की तैयारी हो रही है, जैसे मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज 2000 किलोमीटर का एक हाईवे बन रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर आप जगह देखेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इतना डिफिकल्ट एरिया है, मिट्टी के हिल्स है वहां पे। तो वहां सबको कनेक्ट करने के लिए 2000 किलोमीटर के वो बन रहा है, हाईवे बन रहा है, साथ में रोड्स बन रहे हैं। क्योंकि जब हमारे लोग जाते थे बॉर्डर के ऊपर, जिनकी पोस्टिंग होती थी, तो उनको 8-8 दिन पैदल चलना पड़ता था, और वहां पे लीचेस होती थी, बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता था उनके लिए पोस्ट पे पहुंचना। पोस्ट पे सिर्फ जब पहुंचते थे वहां पे सिर्फ क्या होता था, आपकी झुग्गी मिलती थी, राशन हमको यहाँ से सप्लाई करना पड़ता था उनको। लेकिन क्योंकि वहां पे उसी टाइप के लोग थे, अब वहां पे बॉर्डर के ऊपर पूरा मोबाइल के टावर लग गए, रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो हम अपनी आंख बंद करके नहीं बैठे, क्योंकि हमारा देखिए स्टैंड ऑफ क्यों हुआ चाइना के साथ। स्टैंड ऑफ इसलिए हुआ कि हम यहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर रोड्स बना रहे थे, टनल्स बना रहे थे, ब्रिजेस बना रहे थे, और जो हमारी सारी की डायरेक्शन थी वो थी अक्साई चीन की तरफ। जो एरिया चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का 62 के वार के अंदर कब्जा करके रखा है, तो चाइना इसलिए हमको रोक रहा था। इवन जब पैंगोंग लेक के ऊपर डिस्प्यूट है दोनों कंट्री का, हमारी जब वहां पे बोट्स चलती थी आपके जो वहां पे लेक है, तो चाइनीज हमको कन्फ्रंट करते थे, और वो चाइना सोचा कि इंडिया को हम धमका देंगे, इंडिया रुक जाएगा। लेकिन जब 5-4 साल से ऊपर हम हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी हैं, हम हटे नहीं, तो चाइना को लगा कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इससे पहले 2017 के अंदर डोकलाम हुआ था। डोकलाम पार्ट है भूटान का, और चाइना वहां पे रोड बनाने लग गया था, क्योंकि चाइना तो हर एक के एरिया को क्लेम करता है। अगर डोकलाम पे चाइना का रोड का काम सक्सेस हो जाता, तो चाइना हमारे डोकलाम पड़ता है एट ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, सिक्किम और तिब्बत, अगर उनका रोड बन जाता वहां तक, तो सिक्किम के बॉर्डर तक आ सकते थे। और हमारा जो चिकन नेक है, जो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है, वहां पे फायरिंग कर सकते थे, और वो डिस्टर्ब हो सकता था। उससे क्या है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट मेन इंडिया से कट जाता। इसलिए इंडिया ने वहां पे अपनी फोर्सेस को भेज दिया, और 73 डेज तक वहां पे स्टैंड ऑफ रहा। उसके बाद चाइनीज को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, और अब भी तो हमने वहां रोड नहीं बनने दिया। अब भी जो चाइना का काम था लेह लद्दाख के ऊपर खड़ा होना, वो 4 साल के बाद हटे हैं, इंडिया नहीं हटा। तो बेसिकली चाइना ने देख लिया कि मोदी बड़े ज्यादा आप ढीठ आदमी है। मैं ढीठ वर्ड यूज कर रहा हूँ, पंजाबी के अंदर एक वर्ड यूज होता है कि जो बड़ा एक सख्त टाइप का आदमी होता है, कि किसी की बात सुनता नहीं है, क्योंकि वो ढीठ इसलिए है कि देश को सुनते हैं, देश के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। और अच्छा, ये इसी के ऊपर हमारा
ये तो बात रही हाँ चाइना की और जो कन्फ्लिक्ट था उसकी, लेकिन ब्रिक्स पे अगर हम वापस जाए, वहां पे जो वेस्ट को एक मैसेज दिया गया है, ये भी बातें की जा रही हैं कि एक करेंसी जो है, म्यूचुअल करेंसी वहां पर डेवलप की जाएगी या रिलीज किया जाएगा उसको, पता नहीं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ताकि बिल्कुल डॉलर बिल्कुल। को किया जा सके, क्योंकि डॉलर के पे ही अब जितने भी व्यापार होता है, सारी चीजें होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसी से होती हैं। तो क्या उस पे आपको लगता है कि क्या यहाँ पे कोई सहमति बनेगी, और किस तरीके से वो होगा? ये एक तो डॉलर है, क्या वो म्यूचुअल करेंसी कैसे बनेगी, क्योंकि डॉलर तो यूएस का है। हाँ देखिए, डॉलर यूएस का है, लेकिन हम्म। यूएस जैसे जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी, उन्होंने इनके जो फॉरेन करेंसी थी फ्रीज कर दी, तो रशिया तो देखता रह गया कि हमारा इतना सा पैसा था, जितना भी होगा 700 मिलियन बिलियन डॉलर या जितना भी होगा वो तो फ्रीज हो गया। तो यूएस पे डिपेंडेंट है। अब बहुत सी कंट्री अपनी करेंसी के अंदर इस टाइम पे ट्रेड करना शुरू कर दिया, जैसे हमने मालदीव के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी रुपये के अंदर। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी जैसे हम रशिया से बहुत सी ट्रेड कर रहे हैं रियाल और रुपये के अंदर, क्योंकि वहां पे सैंक्शन लगी हुई है। इसी तरीके से हम ईरान से जब ऑयल लेते थे वो लेते थे रुपये के अंदर, और उसी पे हमारा काम चल रहा था। यूएस का जो डॉलर है ये पूरा डोमिनेट करता है वर्ल्ड में, और जिस तरीके से आप देखिए जो ऑयल है, ऑयल डॉलर ऑयल कहा जाता है, क्योंकि सारा ऑयल डॉलर में बिकता था, तो फायदा यूएस हम्म। को होता है। जब हम डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ परसेंटेज यूज करनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली। सारी कंट्री यही सोच रही है कि यूएस की जो डोमिनेंस है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि यूएस किसी भी तरीके से वर्ल्ड को प्रमोट नहीं कर रहा, अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, दूसरों को नुकसान कर रहा है, जिस तरीके से उसने इंडिया को टारगेट किया। तो करेंसी तो यहाँ चलाई जाएगी अपनी करेंसी, क्योंकि चाइना अब जो ऑयल ले रहा है सऊदी से, वो ले रहा है युआन के अंदर, तो इससे यूएस को भी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे हम्म। में करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से यूएस पिछले एक साल से इंडिया को टारगेट कर रहा है, कभी पन्नू, कभी निज्जर, कभी कोई इशू, कभी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इशू, कभी आपके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कुछ बात करते थे, फिर बांग्लादेश के अंदर उन्होंने जिस तरीके से गवर्नमेंट को गिरा दिया, वहां पे भी इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिलिटेंट को, पाकिस्तान से कहा अपने मिलिटेंट को इंडिया के अंदर भेजो, वो मिलिटेंट भेज रहा है, और साथ में बता दिया इंडिया को कि अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करोगे तो हम देख लेंगे आपको। तो सारी सारी बातें इंडिया को टारगेट करने की है। और जो पीएम मोदी की इसलिए जो विजिट है इस टाइम पे रशिया की बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे बात होगी डी डॉलराइजेशन की, दूसरी जो मेन इशू है वो रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने की, और तीसरा एक ग्रुप बनाया जाएगा, दोबारा से उसको रिवाइव किया जाएगा, रशिया आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना। ये ग्रुप जब इकट्ठा होगा तो पूरा वेस्ट इससे हिल जाएगा, और अगर ये ग्रुप के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वेस्ट के ऊपर। और यूएस जो अपनी गुंडागर्दी करता है, गुंडागर्दी आप किससे करो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों से गुंडागर्दी करोगे तो कैसे हम टॉलरेट करेंगे। तो इंडिया अपना जो काम है वो और तरीके से कर रहा है। मोदी झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि झुकना एक डिफरेंट बात होती है। आप देश की बात करते हैं, अगर हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं देश की इकोनॉमी को प्रॉप अप करने के लिए, अगर हम रशिया के साथ खड़े हैं क्योंकि रशिया हमको आर्म्स सप्लाई करता है, S-400 मिसाइल्स इन्होंने हमें दे दी, हम इनसे जो डिफेंस के इक्विपमेंट लेते हैं, वो हमारी डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है 50% 65% इक्विपमेंट रशियन है, तो क्यों इनका साथ छोड़ दें। और रशिया वो कंट्री है जिसने इंडिया को हेल्प की थी जब वेस्ट हमको हेल्प नहीं करता था, हमको प्लेन नहीं देता था, तो रशिया ने हमको प्लेन दिए। जब 71 का वार हुआ तो रशिया ने हमको सपोर्ट किया, वर्ल्ड में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, इनकी नेवी हमारे बॉर्डर्स में थी। जब यूएस की 7th फ्लीट आई तो रशिया की जो नेवी थी, उनके जो यहाँ पे सबमरीन थी वो ऊपर आ गई, तो अमेरिकन वहां से भाग गए। तो ये रशिया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े होंगे। और एक रशिया हमारा एलआई भी है, सपोर्ट भी करता है। जब भी इंडिया के खिलाफ कोई बिल पास होता था यूएन जनरल असेंबली के अंदर, तो रशिया वीटो लगा देता था। तो आज पीएम मोदी अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करने चले गए रशिया के अंदर, ब्रिक्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि जो यूएस की गुंडागर्दी है वो खत्म हो, या उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। यूएस को समझना पड़ेगा कि दोस्त से कैसे ट्रीट किया जाता है। यूएस एक्सपेक्ट करता है दूसरों से कि उसकी गुलामी करे, यूएस को दोस्ती का मतलब नहीं पता। तो इसलिए जो स्पेशली जो पीएम मोदी की विजिट है रशिया के अंदर, एक तो रशिया यूक्रेन वार खत्म होने की बात और ज्यादा तेज पकड़ेगी इस इश्यू के ऊपर, और साथ में इंडिया ने दिखा दिया यूएस को कि तुम नहीं तो रशिया, यानी कि बाइडेन नहीं तो हमारे पास पुतिन भी है, और अगर तुम हमें और करोगे तो हम चाइना के क्लोज चले जाएंगे। चाइना भी हमसे चाहता है दोस्ती करना, क्योंकि चाइना ने देख लिया कि इंडिया को हम अगर टारगेट करते हैं, इंडिया के ऊपर बॉर्डर पे हम अपने फोर्सेस खड़ी करते हैं, तो इंडिया को डर नहीं लगता, इंडिया सामने खड़ा हो जाता है। इंडिया अकेली कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चाइना के सामने खड़ी है। इसीलिए एक मैसेज है यूएस को और चाइना को, भी एक सबक सिखा दिया गया कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं।
अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फोर्सेज है पीएलए की, तो हमारे पास भी बहुत बड़ी आर्मी, इंडिया की 13 लाख की आर्मी है। अगर टोटल आप आर्मी लगाइए और रिजर्व को मिला करके, तो हमारी 20 लाख से ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक सीआरपीएफ है, हमारे पास असम राइफल्स है, हमारे पास बीएसएफ है, हमारे पास एसएसएफ है, हमारे पास एसएसबी है, हमारे पास सीआईएसएफ है, और बहुत सी और जो हमारे पास सोल्जर्स हैं, जिससे हमारी जो टोटल जो फौज बनती है वो बनती है 20 लाख से ज्यादा, और हम चाइना के मुकाबले में खड़े होते हैं। जबकि हमारी फौज प्रोफेशनल है, और चाइना की जो पीएलए है वो इंटरनल अफेयर्स में भी डील करती है, अपने लोगों के साथ वार भी करती है। एक सैनिक उनके 2 के बराबर वैसे भी हैं, चाहे उनकी कितनी भी है, वो तो देखने पे टाइम पे देखने को मिला ही है। बट कुल मिला के जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, और एक इनडायरेक्ट मैसेज भी दिया जा रहा है नाटो देशों को, जो वो अपनी गुंडागर्दी एक तरीके से करते हैं, और एक 5 जो बनाई है, कई इन्होंने छोटी छोटी जो चीजें बनाई है, 5 G7 नाटो, तो इन लोगों को एक तरीके से संदेश है कि गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली है। और आई थिंक इसका सीधा सीधा मैसेज यही है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ धमकी दिए भारत ने जो करके दिखाया है, और जिस तरीके से अब चाइना के साथ सहमति बनी है बॉर्डर इशू पर, होपफुली ये इसी तरीके से रहे और कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन कुल मिला के एक सीधा सीधा मैसेज गया है, और चाइना और बाकी इंडिया, चाइना और रशिया साथ में आने से जो वेस्ट है वो भी पूरी तरीके से अब समझ चुका होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, और ये सारी जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।